हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर वन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट वन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट टू कवर करेंगे और ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ट्रेजरर। जो ट्रेजरर होता है, यानी कि जो ट्रेजरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है और उसको मॉनिटर करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो देखो, एक ट्रेजरर को बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट को मैनेज करना, लिक्विडिटी को मैनेज करना, रिजर्व्स को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना। तो उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बैलेंस शीट मैनेजमेंट के अंदर एक जो ट्रेजरर होता है वो बेसिकली कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, इक्विटी होती है, उनको मैनेज करता है, ताकि बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। ठीक है। तो ट्रेजरर इंश्योर करता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी से अच्छी रहे, यानी कि जो बैंक है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को जो है वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर बैंकों को फ्रीडम दी गई है कि वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की प्राइसिंग जो है वो कर सकती है, यानी कि वो डिसाइड कर सकती है कि उनके एसेट का क्या प्राइस होगा, लाइबिलिटी का क्या प्राइस होगा, जिसकी वजह से जो ट्रेजरर है उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का एक अहम हिस्सा होता है ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटीज का। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटी और एक होता है नॉन ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटी। तो ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारे बैलेंस शीट का एक क्रिटिकल मास होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसीलिए ट्रेजरर की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन एसेट और लाइबिलिटी की जो प्राइसिंग है वो सही तरीके से करे। ठीक है। बैलेंस शीट मैनेजमेंट जो है वो एक तरह की डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि ये बार बार चेंज होती रहती है, यानी कि आप सेम स्ट्रैटेजी को हर सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। साथ के साथ ये एक प्रोएक्टिव प्रोसेस होती है। प्रोएक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर को देखकर जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हो, एक्शन जो है वो लेते हो। ठीक है। तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट के अंदर हम कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी जो मार्केट में चेंजेस आते हैं, जो हमारे कंट्रोल में चेंजेस आते हैं, उनको मॉनिटर करते रहते हैं और उनका एनालिसिस जो है वो करते रहते हैं। ठीक है। ट्रेजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर टारगेट सेट करे कि बैलेंस शीट का जो साइज होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, और जो डिफरेंट रेशियोज है, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, वो कितना होगा मैक्सिमम, उस चीज का भी यहाँ पर डिटरमाइन जो है वो करना एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेजरी की। और ये जो काम है वो ट्रेजरी बिजनेस ग्रुप के साथ में मिलकर कंसल्टेंसी के साथ जो है वो करता है। ठीक है। अब बात करेंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट की। लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर जो आपका ट्रेजरर होता है वो बेसिकली इंश्योर करता है कि बैंक की जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे, यानी कि बैंक के पास एडिक्वेट कैश और लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हो, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर फुलफिल कर पाए, यानी कि डिफॉल्ट ना करे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इसका फोकस होता है आपके कंपनी की जो कैश है और जो लिक्विड एसेट्स है उसके ऊपर। ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रेजरर है वो इंश्योर करता है कि बैंक के पास इनफ कैश और लिक्विड एसेट जो है वो अवेलेबल हो, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जैसे कि सप्लायर को पे करना, एम्प्लॉयज को पे करना, क्रेडिटर को पे करना, ऐसी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल जो है वो कर पाए। लिक्विडिटी प्लानिंग की बात करें तो लिक्विडिटी प्लानिंग के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर मेजर कैश फ्लोज होते हैं जो कि जनरेट होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस आने की वजह से, उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। साथ के साथ हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज जो है वो रहने वाले, यानी कि करंट जो कैश फ्लोज है, जो मेजर कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं एसेट और लायबिलिटी की अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, उसको तो हम ध्यान में रखते ही हैं। साथ के साथ फ्यूचर में कौन कौन से मेजर कैश फ्लोज हो सकते हैं
उसका भी ध्यान जो है वो हम रखते हैं। लिक्विडिटी एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली बैंक की जो करंट एसेट्स होती हैं और जो लायबिलिटीज होती हैं उसका एनालिसिस जो है वो करते हैं, ताकि हम जान पाए कि हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी ड्यू डेट कितनी है, यानी कि किस दिन को हम करंट एसेट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और किस दिन हमें करंट लायबिलिटीज की पेमेंट जो है वो करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की। अब फंड मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, बैंकों को अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बैंक जो है वो फंड्स वेरियस सोर्सेस से जनरेट कर सकता है, रेज कर सकता है। ठीक है, जैसे वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, मनी मार्केट से बोरविंग कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरविंग कर सकता है, या फिर अदर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरविंग कर सकता है। तो फंड मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रेजरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे सोर्सेस से फंड रेजिंग करे कि बैंक को सस्ते दामों पे फंड्स जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो फंड मैनेजमेंट है इसके अंदर एक ऑप्टिमल मिक्स जो है वो डिसाइड किया जाता है ट्रेजरर के द्वारा कि हम वेरियस सोर्सेज से कितना कितना फंड जो है वो रेज करने वाले हैं, ताकि हमारी किसी एक सिंगल कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो ना रहे। क्योंकि अगर आप एक सिंगल कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो तो वहां पर रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको उस सोर्स से फंड्स नहीं मिले तो आपको फंड्स की कमी हो जाती है। इसीलिए ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऑप्टिमल मिक्स जो है वो डिसाइड करे कि हम कहां से कितने कितने अमाउंट में फंड रेजिंग जो है वो करने वाले हैं। साथ के साथ जब पैसा आ जाएगा तो फंड मैनेजमेंट के अंदर इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है कि उस फंड्स को हम एफिशिएंट तरीके से जो है वो यूज करें, यानी कि हम सरप्लस फंड्स को अच्छे तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें ऑप्टिमल रिटर्न जो है मिल जाए, और साथ के साथ हमारी जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि वो भी मेंटेन रह सके। ठीक है, अब एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बैंकों के लिए कि जो बैंक की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी जो मेच्योरिटी है वो एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल हो। कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी लायबिलिटी मेच्योर हो तो उसी टाइम आपकी एसेट भी मेच्योर हो जाए, ताकि लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल हो। जैसे मान के चलिए आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिया जिसका मेच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स। ठीक है, और आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उसका मेच्योरिटी पीरियड भी है 5 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिपॉजिट की पेमेंट करनी है 5 साल के बाद, और जो डिपॉजिट से आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया था उसका पैसा भी आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी अगर इनकी मेच्योरिटी एक दूसरे के बराबर है। अगर मान के चलिए जो लोन्स एंड एडवांस है उसकी मेच्योरिटी 10 साल है और डिपॉजिट की मेच्योरिटी 5 साल है, तो आपको डिपॉजिट की पेमेंट 5 साल बाद करनी है, पर पैसा आपका वापस कब आएगा? 10 साल के बाद। फिर यहाँ पर बैंकों को लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि उनके पास फंड्स की कमी हो सकती है, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रख रहे हैं कि जो बैंक की एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी मेच्योरिटी एक दूसरे के बराबर रहे, अलाइन रहे। ठीक है, और इस चीज को इंश्योर करना ट्रेजरर का काम जो है वो रहता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, देखो जो ट्रेजरी होता है वो बेसिकली बैंक के एसेट्स और लायबिलिटी ग्रुप्स के बीच में एक लिंक के तरीके से जो है वो काम करता है, यानी कि जितने भी बैंक के एसेट्स ग्रुप्स हैं, लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, उनके बीच में लिंक के तरीके से काम करेगा और दोनों के बीच में एक बैलेंस को जो है वो क्रिएट करेगा, ताकि जो रिटर्न है वो मैक्सिमम कमाई जा सके और साथ के साथ हमारी जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को ट्रेजरी मैनेज करता है और इस सिस्टम की हेल्प से हम यहाँ पर फंड्स को एफिशिएंटली तरीके से एलोकेट कर पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे हम यील्ड यानी कि रिटर्न और लिक्विडिटी के बीच में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। साथ के साथ इस सिस्टम की हेल्प से हम डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स में क्लियर सिग्नल्स भी दे पाते हैं, जिनसे एसेट लायबिलिटी की जो स्ट्रेटजीज है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो बना पाए। बेंचमार्किंग यहाँ पे जो है वो की जाती है। ठीक है, जो बैंक की जो बैलेंस शीट स्ट्रक्चर है, मार्केट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बेंचमार्किंग जो है वो करते हैं, और बेंचमार्किंग जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल रहती है बिजनेस ग्रुप्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बना सके, इसके लिए हमें बेंचमार्किंग करनी होती है। एक टारगेट जो है वो सामने रखना पड़ता है बिजनेस ग्रुप के, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने जो स्ट्रेटजीज है वो बना सके, अपने गोल्स को डिसाइड जो है वो कर सके। ठीक है, और इन बेंचमार्किंग की हेल्प से हम एक राइट अप्रोच जो है वो यूज कर पाते हैं एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए। फिर आता है आपका यहाँ पर रिजर्व मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, बैंकों को बहुत सारे स्टैच्यूटरी रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है,
तो बैंक ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करती है वो बेसिकली अपनी जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो है वो करती है, ठीक है। जैसे बैंक ने अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्यों की हुई है? ताकि वो एसेट्स को लिक्विड फॉर्म में जो है वो मेंटेन करके रख सके और वो अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो इन रिजर्व्स को मैनेज करना काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है बैंक की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्योंकि देखो ये जो रिजर्व्स है वो डायरेक्टली बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो अगर आपने रिजर्व्स को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टी तो लगने ही वाली है, साथ के साथ आपको मैक्सिमम रिटर्न भी यहाँ पे जो है वो नहीं मिल पाएगा अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो नहीं करते हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जो रिजर्व्स की जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से की जाएगी कि जो लिक्विडिटी है और जो यील्ड है दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो बनाया जा सके। नॉर्मली देखो अगर लॉन्गर मेच्योरिटी की सिक्योरिटीज है तो वहां पर आपको जो यील्ड है, जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलती है। पर ध्यान में रखना है कि ये जो लॉन्गर मेच्योरिटी सिक्योरिटीज होती है वो रिस्की भी ज्यादा होती है, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। रिस्की क्यों होती है? क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से आपकी जो सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आता है, जिससे हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो जाए और आपको लॉस हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी सिक्योरिटीज होती है उसके ऊपर आपको रिटर्न तो कम मिलता है, साथ के साथ वहां पर जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। तो जो ट्रेजरी मैनेजर्स है उनके लिए जरूरी है कि वो एक एप्रोप्रिएट मिक्स यहाँ पर सिक्योरिटीज का सिलेक्ट करे वेरियस मेच्योरिटी का। मतलब कि कुछ सिक्योरिटी जो है वो लॉन्गर मेच्योरिटी की हो, कुछ सिक्योरिटी जो है वो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की हो, ताकि एक एप्रोप्रिएट मिक्स जो है वो बनाया जा सके जहां पर हमें रिटर्न भी ज्यादा मिले और जो रिस्क है वो भी यहां पर कम से कम हो सके, ठीक है। और ये जो पोर्टफोलियो है वो हमें जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो पोर्टफोलियो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाना है, ताकि हमारी जो रिजर्व मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर फुलफिल जो है वो हो जाए, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि जो प्राइस सेंसिटिविटी है सिक्योरिटीज की, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से सिक्योरिटी के प्राइस में क्या चेंज आएगा उसका हमें प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको इवैल्यूएट कर लेना है, उसको मॉनिटर भी जो है वो करना है। इसके लिए हम लोग ड्यूरेशन एनालिसिस जैसे टूल जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा जो रिस्क होता है उसको क्वांटिफाई कर पाते हैं और उस रिस्क के अकॉर्डिंग आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हो जो कि आपके ओवरऑल रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेजरी है वो यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट्स और इसके अलावा और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस होते हैं। वो फैक्टर्स क्या है? बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, अवेलेबल फंडिंग क्या है, टैक्स कंसिडरेशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही जो ट्रेजरी होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिंग के अंदर हम बेसिकली जो बैंक होता है यानी कि जो ट्रेजरर होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल करता है। ट्रेडिंग का मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। तो ट्रेडिंग की हेल्प से हम लोग जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय करते हैं, सेल करते हैं, मैनेज करते हैं और उससे जो लिक्विडिटी है, जो रिस्क है और जो रिटर्न है उसको जो है वो मैनेज करते हैं, यानी कि हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, हमें मैक्सिमम रिटर्न भी मिले और जो हमारा रिस्क है वो भी यहाँ पर कम से कम जो है वो हो सके। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ट्रेजरी होता है यानी कि जो बैंक होता है वो एक लिंक के जैसे काम करता है बाय और सेलर के बीच में। जैसे मान लो ए और बी है, ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बी को सेल करना चाहता है तो यहाँ पर जो ट्रेजरी है वो बेसिकली इनके बीच में एक लिंक के तरीके से काम करेगा और इनको आपस में कनेक्ट करेगा ताकि जो ट्रांजेक्शन है उसको सेटल किया जा सके, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो बैंक का काम है वो सिर्फ इतना सा है कि वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कस्टमर के पास, ठीक है, किसी और के प्रोडक्ट को। जैसे इंश्योरेंस की एग्जांपल ले लीजिए तो कई बार बैंक क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को अपने कस्टमर को सेल करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो रहती है ट्रेजरी के सक्सेस के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो ट्रेजरी ऑपरेशन है उसको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो ये स्किल्स आपके पास जो है वो होनी चाहिए।
ट्रेड की एबिलिटी से आप एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, आप आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर पाते हो, साथ के साथ आपको ना नॉन फंड बेस्ड रेवेन्यूज भी यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि आजकल जो है वो बैंकों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, साथ के साथ जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट है उनके अंदर जो स्प्रेड है यानी कि जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें ये सारे जो ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जो अगर ट्रेडिशनल फंड बेस्ड इनकम की बात करें तो वो इतना कम हो चुका है कि सिर्फ इससे हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें नॉन फंड बेस्ड रेवेन्यू भी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, नॉन फंड बेस्ड रेवेन्यू भी जो है वो चाहिए होता है। उसके बाद एक कस्टमर फोकस, तो ट्रेजरी जो है वो कस्टमर पे फोकस करता है। आज के कॉम्पिटिटिव और लिबरलाइज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर कस्टमर की नीड्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बैंकों के लिए। ठीक है, तो जो ट्रेजरर है वो कोशिश करता है कि जो कस्टमर की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको इनोवेटिव और डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करें, ताकि उनकी जितने भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, और जो क्लाइंट्स हैं वो अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो कमा पाए और वो बैंक के लॉयल कस्टमर जो है वो बने रहे। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स है वो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी करेंसी एनवायरनमेंट में जो है वो डील करे। ठीक है, और कस्टमर की मल्टीपल नीड्स को जो है वो एक साथ फुलफिल करे, मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे कस्टमर की मल्टीपल नीड जो है वो फुलफिल जो है वो हो जाए। ठीक है, साथ के साथ ट्रेजरी के ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि वो यहाँ पर जो आपके क्लाइंट्स है जो कि फॉरेन करेंसी में डील करते हैं उनको रुपी बेस्ड या फिर क्रॉस करेंसी हेज प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करे, ताकि उससे जो क्लाइंट्स हैं वो अपने फॉरेन करेंसी रिस्क को जो है वो मैनेज कर पाए, यानी कि अपने रिस्क को मैनेज करके मैक्सिमम रिटर्न जो है वो कमा पाए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत सारे रिस्क यहाँ पर राइज होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क हो गया, प्राइस रिस्क हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, इशू रिस्क हो गया। ठीक है, तो ट्रेजरी जो है वो इन रिस्क को मैनेज करने का काम करता है ताकि हमें लॉस ना हो। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ट्रेजरी है वो इन रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर वेल डिफाइंड कंटीजेंसी लिक्विडिटी प्लान बनाता है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट लिमिट फिक्स करता है, साथ के साथ मैक्सिमम कुमुलेटिव ओवरफ्लो लिमिट भी जो है वो फिक्स करता है। ठीक है, ताकि इसकी हेल्प से इन सभी रिस्क को जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज जो है वो किया जा सके। ये जो लिमिट्स ट्रेजरी बनाता है इसको एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजर जो है वो मॉनिटर करता रहता है और इसकी रिपोर्ट्स भी बनाता है जिसमें वो हाईलाइट करता है कि लिमिट कितनी थी, कितना यहाँ पर यूज किया गया है, अगर कोई एक्सेस हो गया है तो उस एक्सेस को भी यहाँ पे जो है वो शो करता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो जनरेट किए जाने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो जितने भी रिस्क हैं उसको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेजरर की होती है। उसके लिए वो वेल डिफाइंड कंटीजेंसी लिक्विडिटी प्लान, टर्म स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट रेट लिमिट्स और मैक्सिमम कुमुलेटिव ओवरफ्लो लिमिट भी जो है वो फिक्स करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। अब ये इंटीग्रेटेड ट्रेजरी यहाँ पर क्या, देखो अभी तक अगर हम बात करें ट्रेजरी ऑपरेशंस की तो वो कैसे परफॉर्म किए जाते थे, तो देखो जितने भी डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑपरेशन थे उनको अलग परफॉर्म किया जाता था और जितने भी यहाँ पर फॉरेक्स से रिलेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन थे उनको अलग से जो है वो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता था, इसको अलग से परफॉर्म किया जाता था और इसको अलग से परफॉर्म किया जाता था। पर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के अंदर हमने इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, कंबाइन कर दिया और अब से जो बैंक है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर इन दोनों फंक्शंस को एक साथ जो है वो परफॉर्म करने लगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर एक बैंक जो है वो डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मनी और फॉरेक्स मार्केट ट्रेजरी ऑपरेशंस को एक साथ जो है वो परफॉर्म करती है, यानी कि एक साथ फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, एक साथ ही उस फंड्स को यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस अप्रोच की हेल्प से जो बैंक है वो अपनी एसेट लायबिलिटी को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, जिससे वो आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको भी कैपिटलाइज कर पाते हैं, उनसे भी प्रॉफिट कमा पाते हैं, साथ के साथ एसेट लायबिलिटी को मैनेज करके जो वेरियस रिस्क होते हैं उसको भी मैनेज जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम नीड फॉर इंटीग्रेशन की बात करें कि फॉरेक्स डीलिंग्स और डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑपरेशंस के बीच में हमने इंटीग्रेशन क्यों की, क्या रीजन थे, तो देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। अब जो बैंक है उनको अथॉरिटी दे दी गई है कि वो खुद का इंटरेस्ट रेट खुद से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अपने सेविंग टर्म डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट पे करना है बैंक खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्सचेंज कंट्रोल्ड
रेगुलेशंस थे उनको भी काफी लिबरल कर दिया गया था, यानी कि जो अननेसेसरी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे उनको जो है वो हटा दिया गया था। फॉरेक्स मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलप्ड हो चुकी है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, नए नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफी देखने को मिली है, और ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बैंकों को इन दोनों ऑपरेशंस को इंटीग्रेट जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन सिर्फ ट्रेडिशनल रोल जो है वो फॉरेक्स डीलिंग रूम के परफॉर्म नहीं करते, बल्कि जो बाकी के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। देखो, चाहे हमने यहाँ पर जो डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑपरेशन और फॉरेक्स ट्रेजरी ऑपरेशन उनको इंटीग्रेट कर दिया, पर जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं यानी कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो फंक्शंस है वो तो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बारे में पढ़ा था, पर हम थोड़ा सा चेंज है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, पर अगर आपको डिटेल में फंक्शंस के बारे में जानना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को जो है वो दे सकते हो। थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं है ताकि आपसे कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, पर अगर कोई सिमिलर चीज होगी तो उसको हम छोड़ भी देंगे। ओके, तो पहला है रिस्क रिजर्व मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रेजरी का। तो अगर हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी की बात करें तो वो बेसिकली फोकस करता है कि बैंक की जो मैंडेटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करना, इसको जो है फुलफिल किया जा सके। ठीक है, अब जो ट्रेजरी है उसका एम क्या है कि वो इन रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ साथ जो यील्ड है उसको भी ऑप्टिमाइज करना चाहता है, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो कमाना चाहता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरियस मेच्योरिटी की जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक ड्यूरेशन एनालिसिस जैसे टूल यहाँ पर यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से वो सिक्योरिटीज की जो प्राइस सेंसिटिविटी होती है उसको मॉनिटर भी कर पाते हैं, वो एडजस्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, और देख भी पाते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है और कौन सी सिक्योरिटीज कम रिस्की है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लिक्विडिटी एंड फंड्स मैनेजमेंट। क्या आपका यहाँ पर लिक्विडिटी एंड फंड्स मैनेजमेंट, तो ये थोड़ा सा सिमिलर ही है। लिक्विडिटी एंड फंड मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वो बैंक की लिक्विडिटी को मैनेज करता है, इंश्योर करता है कि बैंक के पास एडिक्वेट अमाउंट में कैश और लिक्विड एसेट अवेलेबल हो, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जो है वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो ट्रेजरी जो है वो लिक्विडिटी को, बैंक की लिक्विडिटी को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, तो जो मेजर कैश फ्लोज जनरेट होते हैं एसेट लायबिलिटी ट्रांजेक्शन से, उसके ऊपर वो मॉनिटर करता है, नजर रखता है, उनका एनालिसिस करता है। ठीक है, उसके बाद वेल डिवर्सिफाइड लायबिलिटी बेस का यूज किया जाता है, यानी कि जो ट्रेजरी वो इंश्योर करता है कि बैंक की एसेट्स को फंड करने के लिए हम जो पैसा लेकर आएंगे वो वेरियस सोर्सेस से लेकर आएंगे, जहां ताकि हमारे जो फंडिंग की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो सके और जो रिस्क है वो भी यहां पर कम जो है वो हो सके। ठीक है, उसके बाद है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एएलएम कहते हैं। ठीक है, तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रेजरी है वो बैंक की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी होता है उसको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, तो वो बैलेंस शीट का जो ऑप्टिमल साइज है उसको डिटरमाइन करता है, साथ के साथ बैलेंस शीट की ग्रोथ यहां पर कितनी होगी उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, और एसेट और लायबिलिटी की जो है वो प्रॉपर प्राइसिंग जो है वो करता है। ओके, उसके बाद जो ट्रेजरी है वो एक बैलेंस अप्रोच का यूज करता है सभी तरह के रिस्क और रिटर्न को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और जब वो इन बैलेंस अप्रोच को बना रहा होता है तो वो रेगुलेटरी और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस को दिमाग में रखता है और इसके अकॉर्डिंग ही इस बैलेंस अप्रोच को बनाता है। फिर आपका आता है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तो जितने भी यहाँ पर मार्केट रिस्क होते हैं जो कि बैंक की एसेट और लायबिलिटीज के साथ रिलेटेड होते हैं, बैंक के एसेट्स और लायबिलिटीज से जनरेट होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें मार्केट रिस्क ऑफ लायबिलिटीज तो वो क्यों अराइज होते हैं, तो देखो नॉर्मली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से और एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से लायबिलिटीज के केस में मार्केट रिस्क जो है वो अराइज होता है। ठीक है, जैसे अगर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जिससे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, और एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाए तो आपको लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे आप डिफॉल्ट करोगे और हो सकता है कि इंसॉल्वेंट भी हो जाए बैंक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एसेट्स के केस में मार्केट रिस्क कैसे अराइज होता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट में अनफेवरेबल चेंज हो जाए, अनफेवरेबल चेंज का मतलब है आपने लोन दिया 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर और इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 5% रह गया, तो अब आपको यहां पर क्या होगा, लॉस होगा। उसके बाद डिस इंटरमीडिएशन का इंक्रीज होना। डिस इंटरमीडिएशन का मतलब है कि जो कस्टमर्स हैं वो बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं
बल्कि वो पैसा डायरेक्टली वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे बैंकों के पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, जिससे उन्हें लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर एसेट्स की सिक्योरिटाइजेशन करनी पड़ जाए और क्रेडिट डेरिवेटिव्स की इमरजेंस की वजह से भी उनको लॉस जो है वो हो रहा है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी। कैपिटल एडुकेसी का मतलब है कि बैंक का एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस जो है वो बनाया जाए, यानी कि जो ट्रेजरर है वो ध्यान में रखता है कि बैंक का एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस जो है वो बनाया जाए। और ये कैसे बनाया जाएगा, तो बैंक की जो क्वालिटी है एसेट्स की उसको इंक्रीज करके और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करके। अगर हमें जानना हो कि आपने जो फंड्स यूटिलाइज किए हैं, यानी कि आपने जो फंड्स को यूज किया है उसको आप एफिशिएंसी के साथ यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसको जानने का एक अच्छा तरीका होता है रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट कर लीजिए। रिटर्न ऑन एसेट एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कि हमें बताता है कि हमने जो फंड्स, हमारे पास जो फंड्स है उसको हम एफिशिएंसी के साथ यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 10% है, तो आपने जितने फंड्स यहां पर यूज किए उसके 10% के इक्वल आप जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हो, रिटर्न जो है वो कमा रहे हो। और वहां पर अगर ये 20% हो, इसका मतलब कि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है फंड्स को यूज करने में, फंड्स को डिप्लॉय करने में। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट सेंटर एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। प्रॉफिट सेंटर एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, तो देखो जो आपका यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन है, ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बैंक को कमा कर देता है, मतलब एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट सेंटर है ये बैंक के लिए। ये खुद मतलब कि आप क्या, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको कई सारे ऐसे तरीके बताए थे जहां पर ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंदर बैंक प्रॉफिट कमाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करके, उसके बाद यहाँ पर स्प्रेड का फायदा उठाकर, ठीक है, उसके बाद जो भी आर्बिट्रेज है उसका फायदा उठा रहे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट सेंटर है ये बैंक के लिए, जो कि बैंक को बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा कर देता है। उसके बाद ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी करता है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके प्राइजेस और इंटरेस्ट रेट में जो मूवमेंट होते हैं उसका फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उसको सेल करके फटाफट से प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जा सके। जैसे 50 रुपए का खरीदा था, उसकी अगर वैल्यू 100 रुपए हो गई है तो फटाफट से बैंक उसको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के अंदर सेल कर देगा और 50 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमा लेगा। अगर फॉरेक्स की बात करें तो अगर एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ है तो उसके अंदर वो जो है बैंक फायदा जो है वो कमा लेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रेडिंग है वो इंडिपेंडेंट होती है रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, यानी कि ये जो हम ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर ट्रेडिंग जो है वो करते हैं वो बिल्कुल ही अलग है हमारे रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशन से। और इस ट्रेडिंग एक्टिविटीज का जो पर्पस होता है वो मेनली होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन हम करते हैं उसके नेचर क्या है, तो देखो नेचर के हिसाब से जो इंटीग्रेशन है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज क्या है, पहला है जियोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली करते क्या है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर फॉरेक्स डीलिंग रूम्स हैं और जो डोमेस्टिक ट्रेजरी यूनिट्स हैं इनको मर्ज कर कर एक सिंगल प्राइमिस में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए एक बैंक है एबीसी, ठीक है, उसकी एक यूनिट है ए और एक यूनिट है बी। ठीक है, ए यूनिट में फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जा रही है और बी यूनिट में डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑपरेशन को परफॉर्म की जा रही है। तो हमने जियोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन के अंदर इन दोनों को मर्ज कर कर एक सिंगल यूनिट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। मान के चलिए वो ए एंड बी है, ठीक है, पर ये सिंगल यूनिट है और ये यूनिट जो है वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। तो इसको हम जियोग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन जो है वो कहते हैं, यानी कि हमने सारा का सारा जो काम है वो एक सिंगल प्राइमस में जो है वो लेकर आ गए हैं और एक सिंगल प्राइमस से हम सारे ट्रेजरी ऑपरेशंस को परफॉर्म जो है वो करें। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि आपके जितने भी डीलिंग रूम्स है, चाहे वो फॉरेक्स से रिलेटेड चाहे डोमेस्टिक ट्रेजरी यूनिट से रिलेटेड है, वो एक सेम लोकेशन पे आ जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, रिसोर्स शेयरिंग है, वो बेहतर तरीके से जो हो पाती है। यानी कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाते हो, कोऑर्डिनेशन भी कर पाते हो, रिसोर्स शेयरिंग भी हो पाती है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर जो सिमिलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि मान के चलिए फॉरेक्स उठा लीजिए, ठीक है, तो फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, जितनी भी डीलिंग्स परफॉर्म की जा रही है, उसको एक कॉमन यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो लेकर आया जाता है। यानी कि मतलब कि सिमिलर एक्टिविटीज के लिए
हम कॉमन पॉलिसीज बनाते हैं, कॉमन हायरार्की होती है, कॉमन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए पहले फॉरेक्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर 10 यूनिट थे और वो अपने लिए अलग से पॉलिसीज बनाते थे, अलग से उनकी हायरार्की होती थी, अलग से टेक्नोलॉजी होती थी। तो इसको हमने मर्ज कर क्या कर दिया कि ये सारे के सारे जो यूनिट्स है जो सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करे उसको एक सिंगल यूनिट बना दिया और इस सिंगल यूनिट के लिए कॉमन पॉलिसीज बनाई जा रही है, कॉमन हायरार्की फॉलो की जा रही है और कॉमन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, रिसोर्स शेयरिंग की जा रही है। तो ये आपका कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी यहां पर ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, मनी मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड, बॉन्ड ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनको एक सेंट्रल कंट्रोल के अंदर जो है वो लेकर आया जाता है। यानी कि आप जितने भी ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपने एक कॉमन कॉमन सेंट्रल लोकेशन के अंदर जो है वो लेकर आ गया है और हम उन सभी एक्टिविटीज को कॉमनली मतलब एक साथ जो है वो ऑपरेट करें और मैनेज करें। सिंपल भाषा में समझो कि अगर ए बी सी और डी चार यहां पर यूनिट्स थे, ए यूनिट जो थी वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करती थी, बी यूनिट जो थी वो मनी मार्केट ट्रेडिंग करती थी और जो सी यूनिट थी वो बॉन्ड ट्रेडिंग करती थी और जो डी थी वो कोई और ट्रेडिंग करती थी। तो हमने क्या किया, इन सभी को मर्ज किया और एक सेंट्रल कंट्रोल के अंदर लेकर आए। ठीक है, और अब हम एक साथ जो है इन सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने लगे। ठीक है, इनके लिए हमने एक कॉमन पूल ऑफ फंडिंग जो है वो क्रिएट किया, यानी कि एक यहां पर फंड क्रिएट किया और इन एक्टिविटीज को इस फंड से जो है वो पैसा देने लगे ताकि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म जो है वो किया जा सके। पहले इन सभी के लिए अलग यहां पर एक फंड जो है वो क्रिएट किया जाता था, पर हमने एक कॉमन फंड बनाया और उसी से सारी एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करने लगे। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है वो कहलाता है। तो पहले जियोग्राफिकल में हमने जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन की, हॉरिजॉन्टल में एक जैसी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आए, वर्टिकल में हम सभी एक्टिविटीज को एक साथ जो है वो लेकर आए और एक साथ परफॉर्म करने लगे। ठीक है, अब यहां पर हम एक टेबल की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो देखो, इंडिपेंडेंट फॉरेक्स रोल और इंडिपेंडेंट ट्रेजरी रोल, ठीक है, तो इनको हमने इंटीग्रेट कैसे किया? तो देखो, जो मर्चेंट डीलिंग थी और जो फंड मैनेजमेंट थी इसको हमने इंटीग्रेट करके एएलएम यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो कॉर्पोरेट एफएक्स ट्रेडिंग थी और जो लिक्विडिटी सीआरआर एसएलएल मैनेजमेंट थी इसको हमने मर्ज करके एफसीएनआर स्वैप मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपकी जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग थी और जो एसएलआर नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट थी इनको इंटीग्रेट करके आपने ओवरसीज बॉर्गिंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, उस मतलब इंटीग्रेट कर दिया। फिर उसके बाद डेरिवेटिव नॉन आयरनर डीलिंग थी, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग थी, उसको ऐड करके आर्बिट्रेज में कन्वर्ट कर दिया और जो इक्विटी ट्रेडिंग थी उनको डेरिवेटिव आयरनर डीलिंग में जो है वो बना दिया। यानी कि आप कह सकते हो कि इन दोनों एक्टिविटीज को हमने इंटीग्रेट कर दिया, मर्ज कर दिया, एक सिंगल एक्टिविटी जो है वो बनाई। ठीक है, क्लियर है आपको? यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो और क्लियर हो गया तो एक चैट बॉक्स से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहां तक क्लियर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। हमारे वीडियोज की ड्यूरेशन काफी कम है जिससे आप बहुत ही कम टाइम में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो हमारा जो पोर्टफोलियो है यानी कि बैंक की जो टोटल एसेट्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग एसेट्स हैं या फिर बैंकिंग एसेट्स हैं, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो पाती है। कैसे? हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर बैंकिंग एसेट्स और ट्रेडिंग एसेट्स को
अलाइन कर देते हैं एक दूसरे के, ठीक है, मैच करते हैं एक दूसरे से, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो कमा पाते हैं। फिर आता है रिस्क इंसुलेशन। इसके अंदर हम बेसिकली इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और हेजिंग एक्टिविटीज का यूज करके रिस्क को जो है वो मैनेज कर पाते हैं। अब रिस्क कोई भी हो सकता है, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। फिर है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन की हेल्प से जो अपने फंड्स है उसको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। कैसे? तो देखो, हम जो है फंड्स को अच्छे तरीके से एलोकेट कर पाते हैं, जिससे हम उसको अच्छे एफिशिएंसी के साथ यूज कर पाते हैं, जिससे हमारा जो रिटर्न होता है वो मैक्सिमाइज होता है, और साथ ही साथ हमारी जो कॉस्ट होती है वो भी जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव लाइबिलिटी सोर्सिंग। क्या आता है आपका यहाँ पर? कॉस्ट इफेक्टिव लाइबिलिटी सोर्सिंग, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेशन की हेल्प से ना आप बेस्ट सोर्स से फंड रेजिंग कर पाते हो। यानी कि आपको बेस्ट सोर्स से जब आप फंड रेजिंग करोगे तो आपको सस्ते दाम पर, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे फंड्स वगैरह जो मिल जाते हैं, जिससे आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और उससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। फिर आता है प्रॉपर ट्रांसफर प्राइसिंग। तो प्रॉपर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को आप इंप्लीमेंट कर पाते हो जब आप एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म का यूज करोगे, तो इससे आप क्लियर सिग्नल दे पाओगे एसेट लायबिलिटी स्ट्रैटेजी के लिए, और एसेट और लायबिलिटी के लिए बढ़िया स्ट्रेटजी है वो बनाई जा सकती है। उसके बाद है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जो प्राइसिंग डिफरेंसेस है, ठीक है, उसका फायदा उठाते हो और उससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट करते हो। आर्बिट्रेज क्या होता है इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर आता है इनहांस इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को भी इनहांस करते हैं, जैसे कि मनी और फॉरेक्स डीलर्स, जो मनी और फॉरेक्स डीलर्स है वहां पर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर बेहतर की जाती है, जिससे कम्युनिकेशन बेहतर हो पाती है और डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो पाती है। फिर एक सिंगल विंडो जो है वो हम प्रोवाइड कर पाते हैं कस्टमर को, जहां पर उन्हें इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड कर पाते हैं, जिनसे उनको कन्वीनियंटली एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाते हैं, जिससे उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी हम इफेक्टिव बना पाते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसकी रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को देना, ताकि मैनेजमेंट उसकी हेल्प से इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। उसके बाद जो इंटरनल कंट्रोल है इसको भी यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। देखो, जब इंटरनल सिस्टम इंप्रूव होते हैं तो इससे हम ट्रेजरी ऑपरेशंस को मॉनिटर भी कर पाते हैं, मैनेज भी कर पाते हैं इफेक्टिवली, जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होते हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है जो नॉर्मल ट्रेजरी होता है ना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो वहां पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ट्रेजरी का, यानी कि जो ट्रेजरी ऑपरेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो सेम यहाँ पर हमारा है, यानी कि 3 कैटेगरीज में हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है स्ट्रक्चर को। पहला है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस के अंदर बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि करेंसी, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव को बाय और सेल किया जाता है। फ्रंट ऑफिस जो है सारे के सारे जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो यहाँ पर लेता है, यानी कि वो ट्रेडिंग करेगा तो फाइनेंशियल रिस्क भी वही लेगा। मिड ऑफिस का क्या काम है? और जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क जो है वो ले रहा है फ्रंट ऑफिस, उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना, जिसके लिए वो वेरियस रिपोर्ट्स और डेटा जो है वो जनरेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्क और परफॉर्मेंस से रिलेटेड। फिर आता है आपका यहाँ पर बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का काम क्या होता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो करता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म करना, ठीक है, ट्रेड सेटल हुए हैं नहीं हुए हैं उसको इंश्योर करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और अकाउंट्स को रिकंसाइल करना, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ये जस्ट ओवरव्यू हमने यहाँ पर जो है वो ले लिया है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक के अंदर दिया हुआ था, कहीं आप ये ना हो कहो कि सर ने कोई टॉपिक छोड़ दिया, इसलिए मैंने आपको जो है वो करवा दिया, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आर्बिट्रेज बेनिफिट टू ट्रेजरी, ठीक है। आर्बिट्रेज क्या होता है? देखो, आर्बिट्रेज के अंदर हम दो मार्केट के अंदर अगर सेम एसेट के प्राइस में डिफरेंस होता है तो उसका फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलिए, एक यहाँ पर मार्केट ए है जहां पर यूएसडी आईएनआर रेट चल रहा है 75, और दूसरा दूसरा जो मार्केट भी है वहां पर आईएनआर यूएसडी रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 74.80, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको $1.75 का मिल रहा है और यहाँ पर आपको $1 जो है वो 74.80 में मिल रहा है, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने क्या किया, जो मार्केट बी है जहां पर सस्ता है वहां से 10 लाख डॉलर खरीदे। कितने के खरीदे? यहाँ पर 7 करोड़ 48 लाख रुपीज के। उसके बाद इसको इमीडिएटली जो है वो मार्केट ए में सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ 50 लाख रुपीज में, जिससे उसको 2 लाख का सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट हो गया। सीधा सीधा 2 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हो गया। तो ये आपका आर्बिट्रेज बेनिफिट होता है ट्रेजरी के लिए, यानी कि ट्रेजरी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इस तरीके से जो है वो प्रॉफिट कमा पाती है, ठीक है। हुआ क्या है, फिर से समझाता हूं। यहाँ पर जो रेट था वो थोड़ा सा महंगा था, यहाँ पर सस्ता था, तो बैंक ने यहाँ सस्ती मार्केट से सामान को उठाया
और महंगी मार्केट में जाकर सेल कर दिया, जिससे उसे प्रॉफिट जो है वो हो गया। ठीक है, ये तभी होता है अगर प्राइसिंग में डिफरेंस हो। अगर यहाँ पर प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं होता तो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती। फिर बात करते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव्स है, मतलब कि ट्रेजरी ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए एक बैंक ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले देखो, जो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस को सेटअप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के मामले में कई सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं, जैसे कि रूटर्स, टेलीरेट, ब्लूमबर्ग सिस्टम, हॉटलाइंस, डीलिंग बॉट्स, इंटरनेट। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हेल्प से जो ट्रेजरी ऑपरेशन है उसको हम इंटीग्रेट जो है वो कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर पेमेंट सिस्टम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पेमेंट सिस्टम जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ट्रेजरी ऑपरेशन को इंटीग्रेट जो है वो कर पाए हैं। साथ के साथ कुछ न्यू इनिशिएटिव जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लिए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था, यहाँ पर टॉपिक था ट्रेजरी मैनेजमेंट का, वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड है ट्रेजरी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उसी में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके और आपको पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, आप कितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के यहाँ पर जो है वो आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। पहला देखो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फटाफट से यहाँ पर बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रेजरी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। ये जो फंक्शन है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना और जो भी रिस्क अराइज हो रहे हैं उनको मैनेज करना। इनके बारे में डिटेल में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द मीनिंग ऑफ मेच्योरिटी मिसमैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ एएलएम, यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। जब हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेच्योरिटी मिसमैच का क्या मतलब। पहला, व्हेन द बैंक हैज टू मेनी शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि बैंक ने बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं, या फिर बैंक हैज टू मेनी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, यानी कि बैंक के पास बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, या फिर व्हेन द मेच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी डू नॉट अलाइन, यानी कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो मेच्योरिटी है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे से अलाइन नहीं कर रही है। या तो एसेट की मेच्योरिटी ज्यादा है और लाइबिलिटीज की मेच्योरिटी कम है, या फिर लाइबिलिटीज की मेच्योरिटी ज्यादा और एसेट की लाइबिलिटीज कम है, या फिर व्हेन द बैंक एसेट आर नॉट डिवर्सिफाइड। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज की जो मेच्योरिटी है वो एक दूसरे के अलाइन नहीं होती है, तो इस सिचुएशन को ही हम मेच्योरिटी मिसमैच जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एसेट प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक ट्रेजरी। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर एसेट प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे एसेट प्रोडक्ट भी होते हैं, लायबिलिटीज प्रोडक्ट भी होते हैं। तो पहले देखो, कॉल, नोटिस मनी लैंडिंग, टर्म मनी बोरविंग, इन्वेस्टमेंट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एसएलआर बॉन्ड। तो फटाफट से बताइए इसमें से कौन सा हमारा एसेट प्रोडक्ट नहीं है डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टर्म मनी बोरविंग। ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि आप यहाँ पर बोरविंग कर रहे हो। ठीक है, बाकी ये तीन देखो, यहाँ पर लैंडिंग की जा रही है बैंक के द्वारा, तो लैंडिंग की रहा है, लोन दे रहा है, तो वो आपका क्या है, वो आपका यहाँ पर एसेट है। इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये भी एसेट है। एसएलआर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो ये भी एसेट है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक ट्रेजरी। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट अब कौन सा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले देखो, कॉल, नोटिस मनी बोरविंग, बिल्कुल ये लायबिलिटी प्रोडक्ट है। टर्म मनी बोरविंग, ये भी हमारी लायबिलिटी प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर बोरविंग की जा रही है। इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपका लायबिलिटी प्रोडक्ट है। और ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन टी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आपके यहाँ पर लायबिलिटी प्रोडक्ट है डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चैट बॉक्स में मैसेज करते जाइएगा। ठीक है
उसके बाद देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन होती है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो स्पॉट करेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, पहले देखो करेंसीज ट्रेडेड ऑन इमीडिएट डिलीवरी, ऐसी करेंसी जिसको इमीडिएट डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, यानी कि जैसे ही आप करेंसी को बाय करते हो, करेंसी आपके पास उसी टाइम जो है वो आ जाती है, उसी दिन आ जाती है। ठीक है, या फिर करेंसी ट्रेडेड फॉर फ्यूचर डिलीवरी, आपने करेंसी को ट्रेड किया है फ्यूचर डिलीवरी के लिए, या फिर करेंसी ट्रेडेड एट प्रीमियम, या फिर करेंसी ट्रेडेड एट डिस्काउंट। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, करेंसीज ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम सपोर्ट करेंसीज जो है वो कहेंगे। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन होती है वो मेनली आप कह सकते हो कि 2 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाती है, और जो रेट होता है वो करंट एक्सचेंज रेट होता है जो भी चल रहा होता है इस मार्केट के अंदर। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर कॉर्पोरेट एसेट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। जब हम ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो एक बैंक जब ट्रेजरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो उसकी जो एसेट्स होती है ना, उसके अंदर कॉर्पोरेट एसेट्स भी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी एसेट है जो कि कॉर्पोरेट एसेट नहीं है। पहला देखो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, अगर बैंक ने किसी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट की है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब किसी और कंपनी की इक्विटी शेयर्स में बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा हमारा कॉर्पोरेट एसेट का पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों हमारी कॉर्पोरेट एसेट्स है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ जियोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। तो जो हमने इंटीग्रेशन के बारे में आज पढ़ा, तो जियोग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन का यहाँ पर क्या मतलब है। पहले देखो कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंबाइन करना, या फिर सेंट्रलाइजिंग ट्रेजरी ऑपरेशन इन अ सिंगल लोकेशन, यानी कि सिंगल लोकेशन पर सभी ट्रेजरी ऑपरेशन को सेंट्रलाइज कर देना और एक सिंगल लोकेशन से ट्रेजरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, या फिर इंटीग्रेटिंग द एक्सटर्नल मार्केट डाटा प्रोवाइडर्स, या फिर इंप्लीमेंटिंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रलाइजिंग ट्रेजरी ऑपरेशन इन सिंगल लोकेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर ट्रेजरी यूनिट डीलिंग सिमिलर एक्टिविटीज सच एज फॉरेक्स और बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो किस तरह के इंटीग्रेशन के अंदर हम एक सिमिलर एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ लेकर आते हैं, यानी कि उनको इंटीग्रेट करते हैं आपस में। जैसे कि फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, सिमिलर एक्टिविटीज है, उनको हम कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को हम कौन सा इंटीग्रेशन कहते हैं, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, या फिर फंक्शनल इंटीग्रेशन। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो मैंने आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया है, फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या लग रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एम्फसाइजेस द यूज ऑफ अ कॉमन पूल ऑफ फंडिंग फॉर ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो किस तरह की इंटीग्रेशन जो है वो एम्फसाइज करती है कि सभी तरह की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उनको फंडिंग करने के लिए हम एक कॉमन पूल जो है वो बनाए, और उस कॉमन पूल से ही पैसा जो है वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया जाए, सभी एक्टिविटीज के लिए। जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। फिर से मैंने आपको 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया, फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, किस तरह की इंटीग्रेशन है ये, फटाफट से बताइए इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर आएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। वर्टिकल इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो क्लियर है आपको यहाँ तक। तो आज का हमारा यहाँ पर जो चैप्टर था वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने ट्रेजरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। इसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, फिर से बता दो, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को जाकर मतलब उस वीडियो को जाकर जरूर यहाँ पर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो पेपर 1 की जो लाइव क्लासेस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो आप इन लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर जो है वो करना चाहते हो, ठीक है। अभी तक अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है किसी भी रीजन की वजह से, आपको पता नहीं था या आप देख नहीं पाए किसी रीजन की वजह से, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो लिंक है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का वो मिल जाएगा, आप जाइए सिंपली उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करिए, पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको गो थ्रू कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक है, अच्छा बनाइए, ठीक है। और फर्दर जो लाइव क्लासेस हैं वो आती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दिए, ताकि आपको जो अपकमिंग जो लाइव क्लासेस हैं उनकी जो नोटिफिकेशंस है वो मिल सके, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम यहाँ पर सेशन को ओवर कर देते हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी भी तरह का डाउट है किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर आप लाइव सेशन बाई चांस अटेंड नहीं भी करते हो तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो, वहां पर आपका जवाब आपको आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, फिर हम आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।